अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज का हमारा न्यू टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। ठीक है, तो आज हम गॉसेस लॉ के बारे में बात करेंगे कि गॉसेस लॉ क्या है और इसके हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो गॉसेस लॉ को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सिंबल पाई। ठीक है, हम इसको इस सिंबल आपने जीरो और इसमें आपने एक क्रॉस करना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल पाई ई से। ई का हमारे पे मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल पाई ई। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, लेट सपोज आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, और इसी सरफेस को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दें। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलरली इससे क्रॉस होंगे, इससे पेनिट्रेट हो जाएंगे, इसको पास कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि अगर आप किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दें और वहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, उनमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के परपेंडिकुलरली उस पे पास हो जाए, उसको पेनिट्रेट कर लें, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो जाए, उसको पेनिट्रेट कर लें, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, और इसी सरफेस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रख दिया। ठीक है, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लें कि इस सरफेस से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से परपेंडिकुलरली पास हो रही है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे ये सरफेस है। ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रख दिया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस पे आके इससे परपेंडिकुलरली पास हो रही है, इसको पेनिट्रेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करके इससे पेनिट्रेट हो रही है और दूसरी तरफ पे जा रही है, इसको पास कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसमें से यहाँ पे बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे वो ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डिफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो जाए, उसको पेनिट्रेट कर दे, क्रॉस कर दे परपेंडिकुलरली, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे दो फील्ड लाइंस जो है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही है परपेंडिकुलरली। यहाँ पे आप देख लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही है, आप देख लें ये इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आप एक प्लेन सरफेस को लेंगे, ठीक है, और उस प्लेन सरफेस में आप उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रख देंगे, तो उसमें से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से बाहर की तरफ निकल जाएंगे, उसको क्रॉस कर लेंगे, तो वो उस सरफेस के क्या होंगे, उस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो दो फील्ड्स लाइंस हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो फील्ड लाइंस इस सरफेस को पास कर रहे हैं, इससे परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो दो लाइंस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसको परपेंडिकुलरली इससे क्रॉस नहीं हो रहे, इसको परपेंडिकुलरली इससे पास नहीं हो रहे, तो हम ये नहीं कह सकते कि इन दो फील्ड लाइंस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे बनेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इन दो लाइंस की वजह से बनेगी जो इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है, पाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस केस में आपके पास होगी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बहुत स्ट्रांग कर लें, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का हमारे पास इस तरह का एक चार्ज हो जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर ले, ठीक है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रांगर हो जाए। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा निकलेंगी। ठीक है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलेगी तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी ज़्यादा पास होगी। ठीक है,
मतलब क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो भी ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है, ज़्यादा मिकदार में निकलेंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है, तो उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है, ज़्यादा होगी, नंबर में मैक्सिमम होगी। तो अगर आप उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर दें तो उसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस निकलेंगी, ठीक है। तो अगर आप उसमें से किसी सरफेस को रख दें, किसी प्लेन सरफेस को रख दें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नंबर में ज़्यादा यहाँ पे पास होगी, उससे पेनेट्रेट होगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से ज़्यादा निकलेंगी तो आप उसमें से किसी प्लेन सरफेस को अगर आप रखेंगे तो क्या होगा, उस प्लेन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होगी, वो उसमें से ज़्यादा पास होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस में पास होगी, ठीक है। तो जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो उतना सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होती जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लूँ, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं उसमें से किसी सरफेस को रखता हूँ, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने से उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ज़्यादा निकलेंगे तो वो जब सरफेस, अगर आप इसमें से किसी सरफेस को रखेंगे, ठीक है, तो उस सरफेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा पास होगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, और उसी सरफेस को आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। जब आप उसी सरफेस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर में ज़्यादा होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है। तो अगर आप उसमें से किसी सरफेस को रखते हैं, ये एक सरफेस है, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा जो है वो पास होगी, उसमें से पेनेट्रेट होगी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास होगी, यहाँ पे आप देख लें, 1 2 3 4, ठीक है। और ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है। यहाँ पे आप देख लें, ये फील्ड लाइंस, ठीक है, ये इसके साथ, इस सरफेस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर में है, ठीक है। ये फील्ड लाइन इस सरफेस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी इससे पास हो रहा है। ये तीसरा भी इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये भी इससे पास हो रहा है। यहाँ पे जो फोर्थ है वो भी इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, उससे पास हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कब प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब प्रोड्यूस होगी, जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को पास कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, पाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इम्प्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर स्ट्रांगर देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस इज लार्ज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाएं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होती जाएंगी, ठीक है। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होती जाएंगी तो जब सरफेस होगा, ठीक है, तो सरफेस में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ज़्यादा पास होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सपोज किया हुआ है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दूँ तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जब सरफेस से पास होंगे तो उनकी नंबर क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है परपेंडिकुलरली वो क्या है, 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 के बराबर होगी, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 लाइन जो है इसको परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाएं तो उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेंगी, नंबर ऑफ फील्ड ज़्यादा निकलेंगी तो सरफेस में से नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स भी ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाएँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते जाए तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उसमें से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाए, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के साथ क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, जिसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमें दूसरी बात भी पता चलती है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस सरफेस के, यहाँ पे आपने सरफेस लिया हुआ है, अगर आप इसके एरिया को बढ़ाते जाएं, ठीक है, अगर आपके पास एक सरफेस है, इसके एरिया कम है, ठीक है, तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास होंगी, ठीक है। अगर आप इस सरफेस के एरिया को ज़्यादा करते जाएं, ठीक है, अगर आप इस सरफेस के एरिया को ज़्यादा करते जाएं तो क्या हो जाएगा, ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन जो यहाँ पे इसमें से पास नहीं हो रही, ये फील्ड लाइन भी इसमें से पास हो जाएगी अगर आप इसके एरिया को ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं किसी सरफेस के, यहाँ पे आप देख लें पेज नंबर 2 पे, कि अगर आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, और उस सरफेस के एरिया को आप बढ़ाते जाएं, ठीक है, उसके एरिया को ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसके सरफेस को ज़्यादा कर दिया, उसके एरिया को ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप देख लें, इसका एरिया क्या है, कम है, ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया ज़्यादा कर लूँ तो ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन ये भी इसमें से पास हो सकते हैं अगर मैं इसके एरिया को ज़्यादा कर दूँ, ठीक है। तो अगर हम सरफेस के एरिया को ज़्यादा कर लें तो जो हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ रही है वो इस सरफेस को पास कर लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब मैंने इस सरफेस के एरिया को ज़्यादा कर दिया तो इसमें से नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा हो गई, मतलब इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा पास हो सकती है, ठीक है, अगर हम इसके सरफेस को ज़्यादा करते जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब मैंने इसके सरफेस को ज़्यादा कर दिया तो क्या हो गया, जब मैंने इसके एरिया को इंक्रीज़ कर दिया तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो गई, वो ज़्यादा इसमें से पास होगी, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जब इसमें से ज़्यादा पास होगी तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसमें से ज़्यादा पास होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे वो भी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि अगर मैं इस सरफेस के एरिया को बढ़ाते जाऊँ, ठीक है, अगर मैं सरफेस के एरिया को ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से ज़्यादा पास होंगे, ठीक है। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से ज़्यादा पास होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, वो भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको पास करेंगे। यहाँ पे आप देख लें, जब मैंने इस सरफेस के एरिया को ज़्यादा किया तो इसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसमें से पास हो रहे हैं, ठीक है, और वो इसके परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जो नंबर ऑफ जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अगर आप एरिया को बढ़ाते जाए किसी सर्फेस के तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो सकती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर लें, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था और सेकंड इक्वेशन था, अगर हम उसको कंबाइन कर लें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, अगर हम 1 और 2 इक्वेशन को कंबाइन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इस इक्वेशन में ये डॉट क्यों आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है ई डॉट ए, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वेक्टर लिया हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे डॉट क्यों नहीं लिखा, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ए क्यों नहीं लिखा, हमने यहाँ पे डॉट क्यों लिखा है, हमने डॉट यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे से कुछ एंगल में भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने डॉट यहाँ पे क्यों किया है, ई डॉट आई है हमने यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ से डॉट को हटाते हैं तो डॉट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल क्यों आ रहा है, एंगल इसलिए आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हमेशा एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, इनके दरमियान एंगल जो है हमेशा जीरो नहीं होगा, ठीक है, मतलब दोनों हमेशा एक लाइन में नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान कुछ एंगल भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ई डॉट ए, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम डॉट को हटाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो अगर ई डॉट ए है तो ई डॉट ए को हम किस तरह लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। आपको पता होगा कि अगर हम डॉट को हटाते हैं तो डॉट की जगह क्या आता है, इक्वेशन में हम लिखते हैं मैथमेटिकली ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, वो एंगल बिटवीन ई एंड ए है। तो यहाँ पे आप देख ले, जब मैं एरिया को बढ़ाता जाऊँ तो जब फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे ई ए cos थीटा का मतलब क्या है? क्योंकि हम इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, लेकिन हमने ई डॉट ए लिखा है। ई डॉट ए हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे एंगल भी आ रहा है ई ए cos थीटा। तो हमने यहाँ पे एंगल क्यों लिया है? एंगल हमने इसलिए यहाँ पे लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान अगर कुछ एंगल भी आ जाए तो उसको हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे आएगा ई ए cos थीटा। तो इसको समझने के लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको आप समझ भी सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, और इसी सरफेस का एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। अगर इस सरफेस में से अगर आप इसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रख दें, ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही है। तो यहाँ पे आप देख लें इस सरफेस का एरिया ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से ये पास हो रही है, तो दोनों के दरमियान कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के एरिया से कुछ एंगल पे होगा, उस एंगल को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? थीटा, ठीक है। तो ये हमारे हम आप ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो रही है, तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान कुछ एंगल होगा, वो क्या होगा? थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस थीटा की वजह से दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आएगा? थीटा के साथ हमेशा कॉस का कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा? ई कॉस थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा? ई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, इसी सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दिया, ठीक है। जब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल से पास हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया ये है, ठीक है, और इसको आपने फील्ड लाइन इसमें से जो पास हो रही है वो फील्ड लाइन ये है, ठीक है, वो फील्ड लाइन ये है। तो ये फील्ड लाइन इस सरफेस से कुछ एंगल पे होगा, ठीक है। इस केस में आप देख लें कि यहाँ पे आपके पास इस सरफेस का एरिया ये था, ठीक है, और इसमें से फील्ड लाइंस ये पास हो रही थी, ठीक है। लेकिन इस केस में आप देख लें कि यहाँ पे सरफेस एरिया ये है, ठीक है, और फील्ड लाइन इसमें से ये पास हो रही है। तो ये फील्ड लाइन इस सरफेस के एरिया के साथ कुछ एंगल पे होगा, तो उसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें इस थीटा की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है? कॉस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा कंपोनेंट होगा? ई कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आता है? तो थीटा के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट आता है, तो यहाँ पे हम ई साइन थीटा को लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी? तो आपको मैंने क्या कहा था कि जब किसी सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाए तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख लें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए ई कॉस थीटा वाली, ये तो इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये इस सरफेस से कुछ एंगल पे है। और यहाँ पे आप देख लें ई कॉस थीटा इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। हमने यहाँ पे इसलिए ई साइन थीटा नहीं लिखा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे आपने ई क्रॉस ए क्यों नहीं कहा, आपने यहाँ पे ई क्रॉस ए क्यों नहीं किया, आपने ई डॉट ए क्यों किया, ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे ई ए कॉस थीटा को क्यों किया है, आपने ई ए साइन थीटा को क्यों नहीं किया, तो आपने ये कहना है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा? तो आपको मैंने कहा था कि जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे सरफेस के, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसमें से उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले कौन से कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है? ई कॉस थीटा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लें ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई ये बात, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए साइन थीटा नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कि ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल पाई से, ठीक है, और ये इक्वल होता है ई डॉट ए के या ई ए कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे गॉसेस लॉ के बारे में, ठीक है, कि गॉसेस लॉ क्या होता है और गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है
गॉसेस लॉ हमें ये कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम द नेट चार्ज enclosed by the surface, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by the surface। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी क्लोज सरफेस को लेते हैं, यहाँ पे आप देख लें क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। अगर आप किसी क्लोज सरफेस को लेते हैं, ठीक है, और उसमें से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगा, उसके अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज होगा, मतलब उसके अंदर जो चार्ज होगा, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट चार्ज की, ठीक है। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कि अगर आपने किसी सरफेस का, किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है, तो वो बराबर होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम, और उस क्लोज सरफेस में जो उसके अंदर इनक्लोज चार्ज होगा उसके बराबर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के किसी भी क्लोज सरफेस का, ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा, ठीक है, जो टोटल चार्ज होगा उसके बराबर, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस का अगर आपने फाइंड कर लें और वो सरफेस जो है वो क्लोज सरफेस हो, तो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम और उसी सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो इनक्लोज होगा, ठीक है। आपने इनक्लोज चार्ज को कंसिडर करना है, उसके आउटसाइड जो चार्ज होगा उसको आपने कंसिडर नहीं करना, जस्ट उसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज होगा उसके बराबर, ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम इसको अभी प्रूफ भी करेंगे कि इसका प्रूफ किस तरह से आता है और ये इसकी किस तरह से बराबर होता है, ठीक है। जस्ट आप डिफिनेशन को समझें कि गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है। गॉसेस हम लॉ हमें ये कहता है कि अगर आप एक क्लोज सरफेस को लेंगे, ठीक है, तो उसी क्लोज सरफेस में अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है, तो वो बराबर होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम और उसी सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज का मतलब क्या है कि जो चार्ज उस सरफेस के अंदर होगा, क्लोज सरफेस के अंदर, उसके बराबर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डिफिनेशन, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम क्लोज कर लेते हैं किसी सरफेस से, किसी बाउंड्री से, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, आपको डिफिनेशन में कह रहे हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, कि आपने सरफेस, अगर आपके पास जो चार्ज है उस चार्ज को आपने क्लोज सरफेस में कर देना, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके बराबर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। किसी सरफेस से अगर आपने किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होगा उस उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ ने हमें, हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी, ठीक है। गॉसेस लॉ ने हमारे लिए चीज़ें क्यों आसान कर दी, क्योंकि अगर आपको किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो आप क्या कर देना, आप उस सरफेस के अंदर जाना, ठीक है, और उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसके एनक्लोज, उसको आपने डिवाइड कर देना एप्सिलॉन नॉट से, तो वो उस टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गॉसेस लॉ ने हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्यों, ठीक है, और उस पॉजिटिव चार्ज को हमने इनक्लोज कर दिया इस बाउंड्री में, ठीक है। ये हमारे पास बाउंड्री है, ठीक है, क्योंकि हमसे कह रहे हैं कि क्लोज सरफेस होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को हमने इस बाउंड्री में, इस क्लोज सरफेस में हमने इसको इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो इस सरफेस का जो एरिया है, ठीक है, जिसमें आपने इसको क्लोज कर दिया इस पॉजिटिव चार्ज को, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका एरिया जो है वो ये होगा, ठीक है।
तो गॉसेस लॉ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उस पॉजिटिव चार्ज को हम एक बाउंड्री में बंद कर देते हैं, इस एक क्लोज सरफेस में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस क्लोज सरफेस के सरफेस पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है वो क्या होगा, एलिमेंट, आपको पता होना चाहिए कि सरफेस का एरिया जो है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो ये होगा, उसका डायरेक्शन ये होगा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया एरिया को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट को ले लूँ, तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना होगा, डी ए, ठीक है, क्योंकि टोटल का एरिया कितना है ए, तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना होगा, डी ए, ठीक है। और वो क्या होगा, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डी ए ये होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज बनती है, आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज बनती है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, वो आउटवर्ड फ्रॉम द रेडियली आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ से क्या होगा, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, सोन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने डी ए लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने डी ई नहीं लिया, हमने यहाँ पे डी ई क्यों नहीं लिया। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने डी ई क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप यहाँ पे देख लें कि आपने जो यहाँ पे क्लोज सरफेस कंसिडर किया हुआ है, तो उस क्लोज सरफेस का कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है। तो इस चार्ज का इस सरफेस से कुछ डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। तो इस सरफेस का कुछ रेडियस होगा इस स्फीयर का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो इस स्फीयर का कुछ रेडियस भी होगा, वो क्या है, आर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर रेडियस होगा, 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 ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट पे जो आपने यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर किया है, इस एलिमेंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपसे अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो आप कहेंगे ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, आर रेडियस जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से, और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से, और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लें इस सरफेस में, ठीक है, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिया है, ई लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डी लेते हैं, तो डी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एलिमेंट को आप ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई कि हमने यहाँ पे डी ई क्यों नहीं लिखा, हमने यहाँ पे ई क्यों लिखा, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने क्या करना है, हमने गॉसेस लॉ को प्रूफ करना है। तो गॉसेस लॉ को प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को ले रहे हैं, ठीक है। उस पॉजिटिव चार्ज को किसी बाउंड्री में बंद कर रहे हैं, किसी क्लोज सरफेस में, या हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस क्लोज सरफेस पे हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया जो है वो क्या होगा, सरफेस का एरिया हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, डी ए, क्योंकि टोटल का एरिया ए है, टोटल क्लोज सरफेस का एरिया कितना होगा, ए, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना होगा, डी ए, ठीक है। फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये है,
एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट को ले लें, ठीक है, तो इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, और इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या होगा, वो भी होगा डी ए, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी थीटा क्या होगा, 0। फिर अगर यहाँ पे एक एलिमेंट को ले लें, ठीक है, तो इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इस पॉइंट पे, इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी इस डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड, और इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या होगा, वो भी इस डायरेक्शन में होगा, डी है। इस तरह से आप एलिमेंट को ले लें तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी ये होगा, ठीक है। तो इसमें भी थीटा 0 है, यहाँ पे भी थीटा 0 है, यहाँ पे भी थीटा 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सरफेस में किसी भी एलिमेंट को ले लें तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब दोनों में जो एंगल होगा वो हमेशा थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान किसी भी कोई भी एलिमेंट आप ले लें, ठीक है, सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर लूँ तो इस स्मॉल एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डी पाई ई इज इक्वल टू ई। ई यहाँ पे हमने ई जो है वो डी ई नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी पाई ई इज इक्वल टू ई, और एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या है, डी है, ठीक है। तो ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर ई और डी ए के दरमियान एंगल कितना है, यहाँ पे आप देख लें, एरिया वेक्टर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है, 0, ठीक है। तो ई और डी ए के दरमियान एंगल कितना है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 0, ठीक है। तो कॉस 0 क्या होता है, 1, ठीक है। कॉस 0 आपको पता होगा कि कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो डी पाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ई, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से वो कितनी होगी, डी पाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, ठीक है। इस तरह अगर आप किसी भी एलिमेंट को ले लें, ठीक है, आप इस एलिमेंट को ले लें, इस एलिमेंट को ले लें और इस एलिमेंट को ले लें, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो कितनी होगी, डी पाई ई इज इक्वल टू ई डी है, क्योंकि सब में एंगल कितना है, हर पॉइंट को आप अगर लेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 0 है, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 0 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 0 है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे, हर एलिमेंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करते जाए डी पाई ई को, तो वो कितना हो जाएगा, ई डी ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर पॉइंट के लिए क्या होगा, ई डी ए होगा, अगर आप किसी भी पॉइंट को ले लें। यहाँ पे आप देख लें, सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन, तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ई डी ए होगी, क्योंकि कॉस यहाँ पे एंगल जो है वो कितना होगा, 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, तो हर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 0 होगा, तो यहाँ पे हम क्या आएंगे, ई डी ए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर पॉइंट के लिए कितना होगा, ई डी है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, इस सरफेस के आप देख लें, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, या इस पॉइंट पे, यहाँ पे रेडियस क्या है, आर, तो ये कितना होगा, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या किया, आपने इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अगर आपने आपने इस पॉइंट एलिमेंट के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सब के लिए आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर लिया, तो अगर आपने इस टोटल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, सम कर देंगे। तो सम के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं, हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने टोटल स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पाई, ठीक है। हमने क्या करना था, हमने टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना था, तो हमने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है, और स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर दिया। तो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने टोटल स्पेयर का या टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है,
तो उसको हम क्या करेंगे, हम स्मॉल एलिमेंट का जो फ्लक्स है उनको सम कर लेंगे। तो सम के लिए हम क्या किस चीज यूज करते हैं, समेशन के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं, इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए इस इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे मैंने इसलिए क्लोज किया हुआ है कि यहाँ पे हम किस चीज को कह रहे हैं, इस यहाँ पे हम क्लोज सरफेस को ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस है वो क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोज हमने यहाँ लिया हुआ है इस इंटीग्रेशन में, इस क्लोज का मतलब ये है कि हमारे पास जो सरफेस होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे देख लो डी पाई। तो डी पाई आपने यहाँ पे फाइंड किया, वो क्या है, ई डी ए। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डी डी ए पुट कर लेंगे। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने क्या कहा है कि कांस्टेंट है, हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, आप स्मॉल स्मॉल एरिया को जोड़ते जाएं, ठीक है, ऐड करते जाएं, तो उसमें से क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, ए, ठीक है, क्योंकि वो हमें टोटल एरिया देगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि ए जो है, एरिया, ए क्या है, एरिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख ले सरफेस को, ये सरफेस किस चीज को शो कर रहा है, ये क्लोज सरफेस, ये स्फीयर को शो कर रहा है, ठीक है। तो स्फीयर का एरिया जो है वो क्या होता है, स्फीयर का एरिया है जो है वो बराबर होता है पाई 4 पाई r स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस ए की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, हम इस स्फीयर का एरिया पुट कर लेंगे। तो स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है, 4 पाई r स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे इस ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, इस ए की जगह हम पुट कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई की जगह हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, स्क्वायर का एरिया पुट करेंगे, तो वो कितना है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई के साथ स्क्वायर तो कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम गॉसेस लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गॉसेस लॉ को प्रूफ कर दिया, क्योंकि गॉसेस लॉ में हमने क्या कहा था, गॉसेस लॉ हमें ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो उसको आप क्या कर देना, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है, इनक्लोज चार्ज है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें 4 पाई के साथ कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आपने जो चार्ज लेना है वो आपने इनक्लोज चार्ज लेना है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गॉसेस लॉ को हमने क्या कर दिया, गॉसेस लॉ को हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ये गॉसेस लॉ का प्रूफ है, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे देख लें कि अगर हम चार्ज को बाहर तरफ निकाल लें, ठीक है, इस पेज पे आप आ जाए, तो यहाँ पे आप देख लें मैंने चार्ज को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि अगर आप चार्ज को एनक्लोज करेंगे, ठीक है, तो उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास होंगी, तो आपको मैंने क्या कहा था कि अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस चार्ज को बाहर निकाल लेता हूँ उस क्लोज सरफेस में से, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज को बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ क्लोज सरफेस में, तो यहाँ पे आप देख ले, इस चार्ज को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो रही है, ये पास हो रही है। यहाँ पे आप देख लें, इस क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स बनेगी वो जीरो के बराबर होगी। यहाँ पे टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फ्लक्स जीरो के बराबर क्यों, क्योंकि आप तो कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इस पॉजिटिव चार्ज में से निकल रही है, तो वो तो इस सरफेस को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो क्यों है। यहाँ पे आप देख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए जीरो होगा कि ये फील्ड लाइंस जब इस सरफेस को पास करेंगी, तो जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से एंटर हो रही है, उतनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर की तरफ भी जा रही है। यहाँ पे आप देख लें, जितनी फील्ड लाइंस इससे सरफेस में से एंटर हो रही है, उतनी फील्ड लाइंस यहाँ पे पास उससे बाहर की तरफ भी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जितनी फील्ड लाइन इसमें से एंटर हो रही है, उतनी फील्ड लाइन उसमें से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो इनक्लोज अगर आप चार्ज को उस सरफेस से क्लोज सरफेस से बाहर निकालते हैं, तो वहां पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, वो जीरो के बराबर होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास
लास्ट पॉइंट, ठीक है, कि अगर आप चार्ज को क्लोज सरफेस से बाहर निकाल दें तो उसमें उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, वो जीरो के बराबर होगी, ठीक है।